नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी और हम चर्चा करेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने बिहार विधानसभा चुनावों में किस तरीके से एनडीए को बम्पर जीत दिलाई और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबकी रैलियों ने मिलकर कैसे महागठबंधन को रुझानों के साथ साथ नतीजों में भी पछाड़ दिया। अगर रुझानों पर यकीन करेंगे तो 200 पार हो गए हैं और अगर आप नतीजों पर यकीन करेंगे तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुमत से भी आंकड़ा बहुत आगे निकल गया है, जो बताता है कि स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का क्या रहा। यूं तो तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने आगे आकर प्रचार प्रसार किया बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस जिस सीट पर जाकर चुनाव प्रचार प्रसार किया वहां पर मैक्सिमम रेट यही है कि वहां पर एनडीए का कैंडिडेट जीत रहा है। अगर वो पहुंचते हैं एक ऐसी सीट पर जहां से वो सीधे चुनौती दे रहे हैं शहाबुद्दीन के लड़के को, तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छवि योगी आदित्यनाथ की यूपी में बनी है उसका फायदा और वो लोकप्रियता बिहार विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिली। त्यागी जी, बताइए जरा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रैलियां की हैं, राहुल गांधी ने भी की हैं, तेजस्वी यादव ने भी की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर अगर किसी का दिख रहा है तो वो तो योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। देखिए नम्रता, ये कोई बिहार चुनाव को लेकर नहीं है। आप बिहार चुनाव से पहले एक बार देखिए, आप हरियाणा चुनाव देखिए। योगी के एक बयान ने पूरे हरियाणा चुनाव को बदल दिया था। आप उत्तराखंड चुनाव देखिए, आप उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए, आप झारखंड चुनाव देखिए, आप हिमाचल चुनाव देखिए। योगी आदित्यनाथ जहां जहां जाते हैं वहां वहां अपने दम पर बीजेपी कैंडिडेट को जिताने की ताकत रखते हैं। हम पहले देख चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात अगर आप बिहार चुनाव को लेकर करेंगे, अब आप सबसे पहले राहुल गांधी को देखिए। राहुल गांधी का कोई भी एक बयान मुझे आप ऐसा दिखा दीजिए बिहार चुनाव के दौरान जो बात उन्होंने बिहार चुनाव की बिहार के लोगों के लिए की हो, बिहार के लोगों के रोजगार के लेकर की हो, बिहार की महिलाओं को लेकर की हो। उनका चुनावी मुद्दा क्या था? मोदी जी, अडानी जी, मोदी जी, अडानी जी, बस केवल उनका चुनावी मुद्दा ये था। उसमें भी उनके फंबल हो रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि जियो का पैसा अडानी को चला जाएगा। तो मतलब बिहार का जो नौजवान पढ़ रहा है आईएएस पीसीएस है, मतलब आपको पता है ना बिहार का नौजवान कितना आगे है। वो क्या इस बात को नहीं समझता है कि राहुल गांधी किस तरीके के बयान दे रहे हैं? वो क्या इस बात को नहीं समझता है कि राहुल गांधी ने बिहार के नौजवान पलायन को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर कोई बात नहीं की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं की? बात प्रियंका गांधी की कर लीजिए, उनका भी वही राग अलाप रही थी। अखिलेश यादव की बात करिए, वो केवल निशाना साधते रहे योगी आदित्यनाथ पर, वो बात मुस्लिमों की करते रहे। बात सबसे बड़ी ये है कि बिहार का वो इंसान, वो नौजवान, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर आप अलग बात करिए, बिहार का वो नौजवान जो रोजगार देख रहा है, बिहार की वो महिला जो सुरक्षा देख रही है, बिहार की वो महिला जिसको घर चलाना है, बिहार का वो इंसान जो कह सकते हैं कि जंगल राज से निकलकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उस नौजवान को लेकर क्या इन तीनों नेताओं ने कोई बात की? नहीं की। आप बात करिए योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की सबसे पहली रैली जो थी सीमांचल में, जो उन्होंने की थी, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। हर किसी को पता था कि योगी आदित्यनाथ का बयान इस रैली से कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने उस रैली से साफ तौर पर घुसपैठियों पर हमला किया था। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ की पहली रैली का वो बयान। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि घुसपैठियों पर नकेल कसी जाएगी। ये साफ तौर पर उन्होंने एसआईआर को लेकर चर्चा की थी, उन्होंने बिहार के लोगों को लेकर चर्चा की थी, उन्होंने अपने जो मुद्दा उनका हमेशा रहता है हिंदुत्व को लेकर चर्चा की थी, उन्होंने राम मंदिर को लेकर चर्चा की थी, उन्होंने बिहार के नौजवानों को लेकर चर्चा की थी, उन्होंने बिहार की महिलाओं को एक भरोसा दिलाया था कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार आएगी तो आपको सुरक्षा मिलेगी। यह बात उन्होंने साफ तौर पर की। तो आप सोचिएगा, नौजवान या फिर जनता नेता क्यों चुनती है? जनता नेता इसलिए चुनती है ताकि नेता उनकी बात करे, उनको लेकर सोचे, उनके भविष्य को लेकर कोई ऐसे ऐलान हो जिनसे उनको फायदा हो। तो अब यहां पर सोचिएगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ और बाकी नेताओं की अगर आप बात करते हैं, इन तीनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। आप बिहार में जा रहे हैं, अरे बिहार के लोगों के मन की बात तो करिए, उनकी परेशानी तो समझिए। बिल्कुल सही बात है। छोटी छोटी चीजें देखिए आप। हाँ बिल्कुल सही बात है। छोटी छोटी चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे तो पाएंगे कि कुछ भी बोलना है हवा हवाई। आप जियो का पैसा अडानी को पहुंचा रहे लोगों को, आपका दिमाग आप कितना सोच सकते हैं ये पता लगा। फिर आप मोदी को कोसते हुए छठ को ड्रामा बता देंगे तो हर बिहारी इसे अपने दिल से जोड़कर देखेगा ना। आप कोसिए मोदी को, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, छठ को आप ड्रामा बताएंगे तो फिर छठी वाले आपको जवाब देंगे ना। बिल्कुल जवाब देंगे और ये जवाब मिलना भी चाहिए। मैं तो देखिए केवल योगी आदित्यनाथ, और देखिए आप सीमांचल अभी नतीजे हालांकि पूरे नहीं आए हैं, जब पूरे नतीजे आएंगे उस वक्त आप नतीजों पर गौर करिएगा, जो उम्मीदवार जीतेंगे उन उम्मीदवारों पर गौर करिएगा। आपको साफ
तौर पर नजर साफ आएगा कि सीमांचल का क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, जिसे तेजस्वी यादव बड़े गर्व से कहते थे, बड़े घमंड से कहते थे कि भाई साहब हमें बहुत बड़ी जीत मिलेगी, और MY फैक्टर की वो चर्चा करते थे, उसी बात को लेकर उन्होंने ओवैसी साहब के साथ गठबंधन भी नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई मुस्लिम दूसरा चेहरा उनके सामने आकर खड़ा हो जाए ताकि उनको उनका चेहरा फिर नीचे हो जाए। तो इसी बात को ध्यान में जब आप सीमांचल के रिजल्ट देखेंगे तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि तेजस्वी यादव को कितना बड़ा झटका है सीमांचल से। आप रिजल्ट के बाद नतीजे देखिएगा, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं वहां पर नीतीश कुमार के 4 उम्मीदवार थे, 4 में से 3 को जीत मिलती नजर आ रही है, मतलब आगे हैं। तो इससे मतलब साफ है कि एनडीए की तरफ रुख बढ़ा है मुसलमानों का। हिंदुओं की तो बात छोड़िए, मैं मुसलमानों की भी चर्चा यहां पर लेकर आना चाहता हूं कि उनका भी रुख बढ़ा है एनडीए की तरफ। नीतीश कुमार को वोट कर रहे हैं, ओवैसी को उन्होंने वोट किया है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें भागीदारी चाहिए। तेजस्वी यादव तो भैया 2.5% वाले मुकेश साहनी को तो भागीदारी कह रहे हैं, 17% वाले हमें क्या भागीदारी नहीं मिल रही? हम क्या दरी बिछाते रहेंगे पूरी उम्र? क्या हमारी सारी की सारी पीढ़ियां अभी तक दरी बिछाती रहेंगी, हमें कोई भागीदारी नहीं मिले? तो ये जाहिर तौर पर केवल हिंदुओं के सवाल नहीं है, आप मतलब ये सवाल इस वक्त खड़े मुसलमानों के भी हैं बिहार में, और ये बहुत बड़ा झटका है। बिहार चुनाव एक तरीके से आईना दिखाने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। बिहार चुनाव आईना दिखा रहा है कांग्रेस को, क्योंकि प्रियंका और राहुल ये दोनों सर्वे सर्वा हैं कांग्रेस के, इन दोनों को भी आईना दिखाएगा। और बिहार चुनाव आईना दिखाने वाला है तेजस्वी यादव को भी, इन तीनों नेताओं को बिहार चुनावी आईना, क्योंकि यूपी चुनाव भी बहुत नजदीक है नम्रता, मतलब 2027 में कांग्रेस वहां भी मैदान में आएगी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वहां भी मैदान में होंगे, और योगी आदित्यनाथ वहां भी मैदान में होंगे। ये तीनों नेताओं का एक बार फिर से आमना सामना होगा, और जब आमना सामना होगा तो लोगों को यह बात का पता है कि किस तरीके की सोच, मनसा, विचारधारा इन लोगों की है। इन लोगों ने राम मंदिर को लेकर एक भी बात की, किसी भी नेता ने नहीं की, जबकि बिहार का हिंदू हो या फिर देश का हिंदू हो, क्या उसको राम मंदिर के साथ आस्था नहीं है? आप बताइए। लेकिन किसी भी नेता के मुंह से आपने राम मंदिर की जिक्र नहीं सुना। अच्छा, अगर किसी आपके सहयोगी ने, किसी आपके गठबंधन वाले नेता ने बुराई कर दी तो आपने उसका खंडन नहीं किया, आप चुप रहे। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो राहुल प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से रैलियां की हैं, उनका स्ट्राइक रेट 10% के आसपास का रहा है। दूसरी चीज, महागठबंधन के एक प्रत्याशी को तो 1000 तक वोट नहीं मिले, ये तो इनका स्ट्राइक रेट है जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बात करेंगे आप योगी आदित्यनाथ की, तो जिस सीट पर वो गए, हमने हरियाणा में भी ये चीज देखी थी, हमने महाराष्ट्र में भी ये चीज देखी थी, मतलब हिस्ट्री रिपीट हो रही है एक बार फिर से। बिहार में जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए हैं, जहां जहां उन्होंने बात रखी है, अपू पप्पू टप्पू की नहीं, जहां जहां उन्होंने जो बात रखी है, सबको सिर आंखों पर रखा है बिहार की जनता ने। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाइए, ज्यादातर सीटों पर बढ़त बना रही है एनडीए। बिल्कुल, बढ़त इसलिए भी है ना क्योंकि लोग, पता है, अब वो लोग नहीं रहे जो राजनीति को समझते नहीं थे। और बिहार तो उन राज्यों में से है जहां पर चाय की टपरी पर भी, चाय की टपरी पर भी राजनीति होती है। मतलब अगर छोटे बच्चे को भी आप पूछेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है या फिर आप किसको वोट दे रहे हैं, बेशक उसकी वोट हो या ना हो, लेकिन बिहार उन राज्यों में से है जो राजनीति में सक्रिय है। छोटा छोटा बच्चा भी, वहां पर आप किसी को, जनता को बेवकूफ तो नहीं बना सकते, सीधी सी बात है। वहां पर आपको बात मुद्दों की करनी पड़ेगी, और मुद्दों से हटकर अगर आप अंबानी अडानी पर चले जाएंगे, आप बोल देंगे कि जियो का पैसा अडानी के पास जा रहा है, तो भैया लोग मजाक लेंगे, लोग आपको सीरियस कैसे लें? ये सवाल राहुल गांधी को खुद से पूछना चाहिए, ये सवाल तेजस्वी को पूछना चाहिए जो गठबंधन में थे, ये सवाल अखिलेश यादव को पूछना चाहिए कि किस तरीके से वो उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो कई मुद्दे हैं जिनका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सारी जगह पर एक ही जैसे मुद्दे हमेशा काम नहीं करते हैं, ये समझना होगा विपक्षी दल के नेताओं को। जो पुराने पैटर्न पर वो लोग चल रहे हैं, वहां से हटके अब नए पैटर्न पर उनको आना होगा, क्योंकि जब आपको एक मजबूत प्रदेश का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो आपको मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है। आप ट्विटरबाजी करते रह जाएंगे तो काम अब नहीं चलने वाला, ये आपको कई बार इसके प्रमाण मिल चुके हैं। अब आपके हवाले ये खबर है, जरा बताइएगा जरूर आपके हिसाब से कौन से पैटर्न पर चले हैं राहुल, प्रियंका और अखिलेश, कि उनके जाने के बावजूद इतना फायदा महागठबंधन को होता हुआ नजर नहीं आया है, और योगी फैक्टर ने जिस तरीके से काम किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।